हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआर के जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चंस करेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चंस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चंस करेंगे, आईसीटी से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चंस करेंगे और एनसीएफ और एनएपी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि एग्जाम में आपके आएंगे। और रही बात थर्ड लैंग्वेज की, वो क्योंकि देखिए अगर आप इंग्लिश हिंदी लेंगे तो इसी में कवर होगा, नहीं तो अगर आप कोई और थर्ड लैंग्वेज कोई सी भी ले सकते हैं अपनी, तो वो मैं करा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपके 65 क्वेश्चन 65 मार्क के यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आपके लिए ही बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ज़रूरत है आपकी। अब हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इंग्लिश के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस राहुल सेड गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि पूरा करना कंप्लीट। देख लिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा? क्योंकि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ में सेंटेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। जो इडियम है कौन सा? कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, ठीक है। इसका अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो बताइए, इसमें से कौन सा होगा, बताइए। देख लिया। देखिए कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास एक्सेस मात्रा में ऑलरेडी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप क्यों ढोओगे, है ना। कैरी, कैरी कोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, टू डू समथिंग रेडेंट। रेडेंट मतलब होता है जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी एक्सेस मात्रा में है या फिर जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप क्यों कैरी करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंडिजिनस। तो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? जो इंसान क्लेवर होता है, ठीक है। क्लेवर होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है, और आर्टिस्टिक होता है। लेकिन इसका एंटोनियम क्या होगा? अनआर्टिस्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, गिवन। ये है यूजिंग हाई फ्लोन और बम्बास्टिक लैंग्वेज। इसका वन वर्ड क्या होगा, बताइए। इसका मतलब होता है मैग्लिक्लुएंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्लिक्लुएंट। मैग्लिक्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो सेखी मारता, सेखी बाजी। और ये क्या है? यूजिंग हाई फ्लोन एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज। जो इस टाइप की लैंग्वेज कौन यूज करता है? मैग्लिक्लुएंट करता है, ठीक है, जो सेखी बाजी मारते हैं। क्वेश्चन हम 5 की बात करें, ये है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अनब्रिडल्ड। तो इसका सिनोनिम बताना, अनब्रिडल्ड का क्या होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अनब्रिडल्ड। देखिए अनब्रिडल्ड का मतलब होता है जो बेलगाम होता है, ठीक है, बेलगाम। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? अनबाउंडेड। क्या होगा? अनबाउंडेड होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर, ठीक है। सेंटेंस क्या है? एज सून एज अनीता फिनिश्ड हर वर्क शी गॉन आउट। तो फिनिश्ड हर वर्क ये गलत है, एज सुन एज अनीता ये गलत है, सी गॉन आउट गलत है, ये कोई एरर है ही नहीं, बताइए। तो इसमें आपका सी गॉन आउट नहीं आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन सी गलत है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही अनीता का काम खत्म हुआ वो चली गई, तुरंत चली गई, तो सी वेंट आउट आएगा। क्या आएगा? सी वेंट आउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर तो सेलेक्ट नो एरर, सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इज आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग और नो एरर। बताइए, देख लीजिए आराम से देखिए इसको। देख लिया, इसमें आपका ऑप्शन बी जो है उसमें एरर है, इसमें एरर है। क्या एरर है? देखिए, क्योंकि काइंडली का मतलब भी रिक्वेस्टेड ही होता है, रिक्वेस्ट रिलेटेड ही होता है, तो इसमें काइंडली नहीं आएगा, काइंडली की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू दे स्पीक जर्मन? इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, बताइए। इसका पैसिव फॉर्म होगा ऑप्शन ए, इज द जर्मन स्पोकन बाय देम। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, ठीक है, इज वाला, सिंपल सी है, हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ नोबेलिटी। बताइए, इसका वन वर्ड बताइए। देखिए, इसका मतलब होता है एक ऐसी तरीके जिसमें सत्ता सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग के हाथ में रहेगी। तो ऐसी कौन सी फॉर्म है? ये है एरिस्टोक्रेसी। क्या है? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड इन ए बाय ए नोबेलिटी, जो कुलीन वर्ग के हाथ में ही सत्ता रहे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, ठीक है, गिवन इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस विद द कोरोना वायरस बोथ इंडिया हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर वर्किंग ओवर कैपेसिटी, मीनिंग देर आर नो रिसोर्सेज इफ एनी कैलेमिटी, ठीक है, स्ट्राइक्स। इट्स टाइम टू बीफ अप द बजट फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ केयर। तो इसमें जो बीफ अप है, ठीक है, इसको आपको बताना है। जो इसमें बीफ अप इडियम है, इसका मतलब क्या है? बताइए, बीफ अप का मतलब बताइए। देखिए, इसका होगा ऑप्शन ए, टू बूस्ट और डेवलप समथिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बूस्ट और डेवलप समथिंग। यहां पर आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम रेगुलर जनरल पेपर की रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आपको जीएस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिल रही है। आईसीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 500 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एनईपी से रिलेटेड मैंने 1 शॉट वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। एनसीएफ से रिलेटेड भी मैंने 1 शॉट वीडियो अपलोड की है। हिंदी के मैंने दो वीडियोस अपलोड किए, जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से एग्जाम आएगा, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बदले मुझे क्या चाहिए? आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात है। अगर आपको पसंद आए तो, ऐसा नहीं है कि बिना पसंद आए आप लाइक करें, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। चलते हैं सामान्य हिंदी, ठीक है। इसमें 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? बताइए, द्वंद्व शब्द किस में है?
धड़ाधड़ में, कला प्रवीण में, या त्रिभुवन में, या पाप पुण्य में? बताइए, जल्दी बताइए। तो आपका द्वंद्व समास किस में है? पाप पुण्य में। किस में है? पाप पुण्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? या है, चा है, ता है, या ऊ है? बताइए। तो जो ता है वो दंतव्य, जो ता वर्ग होता है वो पूरा दंतव्य ता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई, माली में, अलबेली में, फांसी में, सिलाई में? तो ये तो आपको पता ही पड़ रहा है, बताइए, फिर भी बताइए, जल्दी बताइए। देख लिया? ये आपका डी में नहीं है। ठीक है। बाकी सब में ई प्रत्यय है और इसमें आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना, तो ये आई प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, छिद्रान्वेषी का अर्थ क्या है? छिद्रान्वेषी का मतलब बताइए। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग, दूसरों के दोषों को खोजने वाला, लंबे समय तक जीवित रहने वाला, या गुप्त सूचनाएं देने वाला? बताइए, जल्दी बताइए। छिद्रान्वेषी, इसका करेक्ट है दूसरों के दोषों को खोजने वाला। इसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना? बताइए, जल्दी बताइए। इसका अर्थ है दुर्लभ होना। गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नवग्रह में कौन सा समास है? बताइए। नवग्रह, बताइए कौन सा है? द्विगु समास है ना, जहां पर गिनती वगैरह आती है। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्ध का विलोम क्या है? बताइए। तरुण, नूतन, जारज, या व्यय? बताइए, जल्दी बताइए। इसका अर्थ है तरुण। ठीक है, तरुण। क्वेश्चन नंबर 18 है, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद क्या है? जो नटों में श्रेष्ठ होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं नट सामासिक पद का? बताइए जल्दी। देख लिया? उसको बोलते हैं नेटवर। क्या बोलते हैं? नेटवर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? लाज, भंडार, नारियल, विद्युत? बताइए। जो तत्सम शब्द है उसमें है विद्युत। क्या है आपका? विद्युत आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द मतलब जो शुद्ध है, बाकी तीन अशुद्ध है। बताइए, पता पड़ा? वही है जो आप सोच रहे हो। देखिए, जूठन गलत है, सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है, धोखाधड़ी होता है, और अंधाधुंध एकदम सही है। ठीक है। यहां पर आपका हिंदी भी कंप्लीट होता है। अब चलते जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के स्वयंसेवक कितने दिनों तक पैदल चले? कितने दिनों तक पैदल चले थे ये 24 दिन तक पैदल चले थे। कितने दिन तक पैदल चले थे? 24 दिन तक। कब? देखिए, ये चले थे आपके 12 मार्च से लेके, है ना, और आपके 16 अप्रैल तक पैदल चले थे। अब ये बतानी पड़ेगी 1930 में, है ना। 12 मार्च 1930 से लेके 16 अप्रैल 1930 तक ये पैदल चले थे। क्वेश्चन नंबर 22 है,
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार भाग लिया था? ये तो किस में लिया था बताइए जल्दी। कलकत्ता अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में? बताइए बताइए जल्दी। तो ये है आपका कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में, 1901 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है, मतलब कवर्ड है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली या पश्चिमी घाट? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से बताइए, जल्दी बताइए। तो यह है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? माउंट कोया, माउंट डियावोलो या माउंट पीक, सैडल पीक या माउंट थ्रिलर? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैडल पीक, ठीक है। देखिए मैं चाहता था लाइव क्लास लेने के लिए, लाइव क्लास में आप लोग आते नहीं है, मैं क्या करूं बताइए। अगर लाइव क्लास होगी तो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 है, दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था? ठीक है, बताइए। जो दल बदल विरोधी कानून है वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था? 41 में, 46 में, 48 में या 52 में? तो ये आपका किया गया था 52 में, ठीक है, 52 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बेरोजगारी में परिवर्तन और किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी? देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि कई बार हिंदी में थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओकन्स का नियम, ओकन्स लॉ, ठीक है, ओकन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक तिरछी यात्रा करती है, सामान्य से की ओर झुकती है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है, सामान्य से दूर झुकती है या अपने पथ पर भटकती। मतलब देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल ऑप्टिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा? वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, डस, ठीक है, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। बताइए कौन सा होगा? इसका होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब भी कोई डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। जब लाइट, आपने देखा होगा इस टाइप का ग्लास स्लैब होता है, उसमें जब पार करते हैं, है ना, वो ऐसे जाके फिर ऐसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, शराब पीकर वाहन चलाने वाले की जांच के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया गया जाने वाला जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, ब्रेथ एनालाइजर जो होता है, वो रासायनिक आधार पर काम करता है, कैसा? ठीक है, केमिकल बेस क्या होता है उसका? बताइए जल्दी। रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या कॉम्प्लेक्सिटेशन रिएक्शन?
तो ये होता है आपका एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है, इसका होता है एसिड बेस्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट कैल्शियम लेवल? तो कौन सी करती है आपकी? पैराथायरॉयड, थायरॉयड या थाइमस या एड्रिनल ग्लैंड? बताइए। ये करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसमें पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो आपके कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, भारत साफ 2023 चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की है? ये मैंने वीडियो में दिए हैं क्वेश्चन, ये वाला दिया है क्वेश्चन मैंने, ठीक है, बताइए। 2023 की मेजबानी कहाँ होगी? ये होगी आपकी बेंगलोर में, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में होगी। देखिए जैसे कि आपका पता है जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं रीजनिंग पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब बाय द वेन डायग्राम बिलो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है? कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़े आ सकता है, कुर्सियाँ, मेज, फर्नीचर आ सकता है, ग्रह, आकाश गंगा, ब्रह्मांड आ सकता है, भौतिकी, रसायन विज्ञान या गणित आ सकता है। बताइए जल्दी बताइए क्या आएगा इसमें? बहुत ईजी है तो बता ही देंगे। देखिए इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है कुर्सी है, यहाँ पर मेज है, ये हम सबको पता है, ये दोनों है तो फर्नीचर ही है ना। तो ये इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बन गया है ना, बन गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ना। देखिए DEAR, ये क्या है? 1 2 3 4, फिर क्या है आपका? हेड, है ना। हाँ, HEAD, ये क्या है आपका? 2 3 4 5, फिर क्या है आपका? टीयर है, TEAR, ये क्या है आपका? 1 3 4 6, फिर क्या है आपका? हेल्प, ये क्या है आपका? 4 7 5 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप आंसर बताइए, फिर बताता हूँ मैं। मुझे पता आप में से बहुत से कर लेंगे इजीली इसको, तो ऐसे कर दिया, बताइए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप कर लेना आराम से, ठीक है। जिन जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें सबसे कॉमन क्या है? पहले कॉमन देख लीजिए, जो सब में कॉमन है। ई कॉमन है, सब में है, और ऐसा कुछ नहीं है जो सब में कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन है? आपका 4 कॉमन है, देखो 4 4 4 4 है ना, 4 कॉमन है, तो E = 4 आ गया, पहली बात। दूसरा यहाँ पर ये देखिए, जो किसी में कॉमन ना हो, सिर्फ एक ही जगह हो, ऐसा क्या है? आपका जो T है, ये आपका T है, वो कहीं और है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो T। अब ऐसा है जो इस वाले में हो और कहीं कहीं ना हो, जो 6 है वो और कहीं नहीं है, तो 6। अब ऐसा ढूंढो जो इसमें जो 4 और 6 हो। देखिए 4 तो, और देखिए जब 6 है इसमें, तो यही आएगा आंसर, इसका आंसर। मैंने फिर भी बता दिया किस तरीके से निकालना है, और आगे फिर चलते जाएंगे, आपको सारे मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि टाइम इतना नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको बता दिया तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 ये है, एक लड़के की तस्वीर की ओर, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ये तस्वीर है कि ये है, ये कह रहा है, सुरेश कह रहा है कि यह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ये क्या है? सुरेश का इससे क्या संबंध है? बताइए। एकदम सही, ये पिता है, ठीक है। सुरेश क्या है?
पिता है, और वो बच्चा कौन है? सुरेश का बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क जो है के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। NP OQ QS TB। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है? NO, यहां पर कोई डिफरेंस है बीच में? नहीं है ना, जीरो डिफरेंस है। उसका O PQ, O के बाद P, 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 2 का। QRS T आ गया। उसके बाद UVW, उसके बाद भाई यहाँ पर 3 आएगा, बीच में गैप आएगा, X आ गया। फिर इस टाइप से यहाँ पर होगा PQ, जीरो डिफरेंस, Q से RS, R बीच में है, गैप 1 का डिफरेंस है बीच में। और यहाँ पर क्या है? STU, 2 का। अब V के बाद क्या है? WXY के बाद Z, तो यहाँ पर Z आएगा। अब XZ आएगा इसका आंसर। XZ कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन बी। जो आपका ऑप्शन बी है ये आ गया आपका XZ। निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, JKLMN, मतलब हर किसी में एक का गैप है बीच में, ठीक है। देखिए JKLMNOPQRSTUV आएगा उसका आंसर। तो क्या आ गया? V इसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए ऑप्शन है, ये बी नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला है। फिर भी लगा देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। ये आपका ऑप्शन 35 में ऑप्शन ए है, V, ठीक है। 36 देखिए, ADIP, देखिए इसमें क्या है, बताइए क्या आएगा। ए है, डी है, आई है, ये पी है। देखिए इसमें +3 होगा, इसमें +5 है ये, और इसमें +7 है, ठीक है। देखिए ABCD, डी आ गया, डी के बाद EFGHI आ गया 5 बाद, 5th, उसका 7 पे P आएगा, और उसके बाद 9 पे क्या आएगा? 9 पे आपका Y आएगा, ठीक है। 9 पे आएगा Y, तो इस टाइप से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष हैं, ठीक है। जो सबसे उपयुक्त हो वो उसको चुनिए। कथन क्या है? कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं, अनुमानतः है। पहला है, कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति हैं। दूसरा है, एक कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर का रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। सी है, रचनात्मकता के बिना कलाकार बनना संभव नहीं है। चौथा है, एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से एक कलाकार बन जाएगा। बताइए। देख लीजिए आराम से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सौम्या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अब ये बोल रहा है कि वह सीधे 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर 10 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है तो 15 किलोमीटर चलती है एक पार्क तक पहुंचने के लिए। अब यह मुख किस दिशा की ओर है? बताइए, करके देखिए फटाफट।
देखिए पहले 10 चली, फिर 10 चली, है ना, फिर 5 चली, अब कितनी चली, 15। तो किस साइड में हो गया इसका मुंह, फिर किस साइड में, ये पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में। ठीक है, अब देखते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लूँगा तो भाग जाएंगे आधे से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो ये है इसकी मिरर इमेज क्या होगी, बताइए। मिरर इमेज कौन सी होगी, यहाँ पर m है, देखिए ये है ना आपका, ये m है और ये n है। यहाँ पर अगर मिरर इमेज लगाई जाए तो कौन सा वाला सही आंसर है, यहाँ पर अगर इसकी मिरर इमेज लगाएंगे तो आपकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और जो भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटा है और घटा का अर्थ जोड़ है। ठीक है, प्लस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स एडिशन। ये आपने कई बार क्वेश्चन इस टाइप के देखे होंगे। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रहा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 75 माइनस 25, है ना, ब्रैकेट लग गया। अब क्या लगेगा, इंटू 2, है ना, डिवाइडेड बाई 50 और डिवाइड बाई 50 प्लस 10। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, 50, 50 दूनी 100, है ना, 100, ये तो आएगा 100 डिवाइड बाई 50 एंड प्लस 10। तो यहाँ पर कितना आया, 2 प्लस 10 कितना आ गया, 12 आ गया इसका आंसर। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत, देख लीजिए। यहां पर आपका रीजनिंग पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, डेवलपमेंटल इज द कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बताइए किसका है, सेंसरी मोटर स्टेज का, प्री ऑपरेशनल स्टेज का, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, ठीक है, निम्नलिखित की अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए। तो जो अब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। देखिए, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिंग रीडिंग, ठीक है, लैंग्वेज। इट इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ। देखिए, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई वाला बच्चा, यदि भाषा को पढ़ने और समझने के लिए, दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है, समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो लक्षण प्रदर्शित करता है। किस टाइप के होंगे वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, आप सब कई बार क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटेजी सिंस। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्या होता है इसमें,
वह शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को एक दूसरे के हावी होने का अनुमति होती है, या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते और परस्पर सहायता भी करते हैं, या बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इसके करेक्ट आंसर होगा कि देखिए, जब ग्रुप स्टडी होती है तो उसमें क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ चिल्ड्रंस लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना, नॉट ट्रू आर रेस्पेक्टिव आर स्टेटमेंट, कौन सी ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है। बताइए। देखिए, जैसे कि आपको पता है इसमें ऑप्शन ए सीधे ही दिख रहा है। ठीक है, कुछ करे बिना ही दिख रहा है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, क्या बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं? ऐसा हो ही नहीं। बाकी सब सही है। देखिए, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिव रेडी, बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन ए नंबर ऑफ वेज, बहुत तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर। ठीक है, नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, जो नेचर नर्चर है उसमें जो नेचर है, जो बच्चों के लिए होता है नेचर नर्चर, तो जो नेचर है वो आपके बायोलॉजी को दिखाता है। ठीक है, क्या है ये, किसको शो करता है, बायोलॉजिकल गिफ्ट्स और द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो नर्चर होता है वो आपके एनवायरनमेंट से आप जो सीखते हैं उसके बारे में बात हो रही है, और जो नेचर है, ठीक है, तो जो नेचर है वो आपके बायोलॉजिकली बात करें, जो हेरिडिटरी से आपको आता है, मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम, whereas mother likes to study in a group with his friends. ठीक है, this is because of difference in their values, aptitude, learning styles या levels of reflectivity, humor स्तर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये मैंने अपने वीडियोस में कराया हुआ है क्वेश्चन। ये है आपका लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस में चलते चलते भी पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत से लोग नहीं, उनको सिर्फ एकांत चाहिए, तो ये आपका लर्निंग स्टाइल है, कुछ नहीं है। उस टाइप से बनाना पड़ता है खुद को। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट। जो बच्चे गलतियां करते हैं उनसे रिलेटेड कौन सी चीज़ सही है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे जब त्रुटि करते हैं तो शिक्षक मौन हो, उन्हें त्रुटि करने पर दंड ना देता हो, इसलिए बच्चे त्रुटि करते हैं। या फिर बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब गलती करेंगे तभी बच्चा सीखेगा, क्योंकि गलती जो है वो सीखने का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ द कोहलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मोरल डिसीजन। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत से पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। ठीक है, अंतर्निहित स्वाभाविक दंड, मतलब पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट, या फिर पर्सनल नीड एंड डिजायर, या इंडिविजुअल वैल्यू या फैमिली एक्सपेक्टेशन। देखिए, पहली बात कर रही है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ध्यान रखना, जब प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है ना, तो बच्चा बहुत छोटा होता है,
ठीक है। उसमें क्या है, वो सिर्फ अपने पर्सनल नीड और डिजायर को देखता है। किसको देखता है? वो अपने पर्सनल नीड और डिजायर को देखता है। तो ये आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट? ऐसा कौन सा है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल का जो पार्ट नहीं है? देखिए, ऑल डेवलपमेंट फ्लोज इन सीक्वेंस, ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर important, all development result of an interactive of maturation and experience, all development and learning proceed in equal rate। सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं, जो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वता और परिपक्वता और अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं, और सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो सिद्धांत नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो सभी डेवलपमेंट है वो इक्वल रेट से कभी नहीं होंगे। ठीक है, दो बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट एक ही फ्लो में एक ही रेट से नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और एक ही बच्चे में सारे डेवलपमेंट एक ही रेट से नहीं बढ़ेंगे, ये भी बात। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ टीचिंग इज दैट ऑफ द। देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और उसका अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है, एनईपी वगैरह में भी। तो टीचर किस चीज़ की भूमिका निभाता है? फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, वो क्या करता है? सिर्फ फैसिलिटेट करता है। ठीक है, हमें बच्चों के अंदर से उनका बेस्ट निकालना है, सिर्फ उनको पता है क्या करना है। ठीक है, उनके अंदर आप उनको उनके अंदर से उनका बेस्ट निकालना है, यही टीचर का काम है। वो कैसे निकालना है, वही एक आर्ट है। एक टीचर के आर्टिस्टिक होता है, आप सबको पता है। ठीक है, उसका नेचर आर्टिस्टिक होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है। वो बच्चे को क्या बना दे वो उसके ऊपर। यहाँ पर आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आईसीटी के क्वेश्चंस पर। आईसीटी के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फॉन्ट? देखिए, एरियल नैरो, एरियल वाइट, एरियल यूनिकोड या एरियल राउंडेड। जो नॉट वैलिड है वो कौन सा है? बताइए जल्दी। देखिए, इसमें एरियल वाइट वाला फॉन्ट होता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। कौन सी है? ये रिंग नेटवर्क है। सॉरी, यहां पर रिंग नेटवर्क नहीं आएगा, यहां पर स्टार नेटवर्क आएगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये क्या है? स्टार नेटवर्क। यहां पर ये जो बनेगा, यहां पर ये क्या है? स्टार नेटवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज। कौन सी है? जिसने अर्थमेटिक ऑपरेशन भी और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों एक साथ कर दिया, वो कौन सी है? मार्क 1 है। कौन सी है? मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। एडीएसएल किस चीज का एब्रिविएशन है? बताइए, किसका एब्रिविएशन है? एडीएसएल किसका एब्रिविएशन है? बताइए। ये आपका असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ना कि ड्यूअल। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहाँ पर
ये रहा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट कंप्यूटर सिस्टम। ये किस टाइप का है? देखिए कई बार क्या होता है कि जो एंटीवायरस कंपनीज होती हैं वो खुद इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीवायरस उनका सेल आउट हो। ये कौन सा? मालवेयर है। ठीक है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच ऑफ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए राउटर इन ए नेटवर्क। बताइए, ये तो बहुत इजी है। तो ये क्या करता है? ऑप्शन ए, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। ठीक है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इमेज। तो डिजिटल इमेज में को जो स्टोर करता है उस किस फॉर्म में करते हैं? इसमें से ऑप्शन है, ये है पीएनजी की फॉर्म में। किसमें? पीएनजी की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? ऑल द वेब एड्रेस स्टार्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जितने वेब एड्रेस हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? HTTP से, HTTP से, HTTP डबल डैश से। तो ये क्या है? ये स्टार्ट होते हैं आपके www से, ना कि HTTP से कोई मतलब है इसका। www से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, थिसोरस टूल्स इज इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो थिसोरस टूल्स है वो किस चीज़ के यूज होता है? बताइए। स्पेलिंग सजेशन के लिए, ग्रामर ऑप्शंस के लिए, या फिर सिनोनिम और एंटोनिम्स वर्ड के लिए, या फिर सभी के लिए। तो थिसोरस जो यूज होता है वो टूल वो सिर्फ सिनोनिम और एंटोनियम के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिनोनिम और एंटोनियम्स के लिए होता है। 60 है, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन। बताइए, जो गटर पोजीशन होती है कौन कौन सी होती है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम या लेफ्ट वाली। देखिए, जब कोई भी कॉपी होती है आपकी, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर एक स्पेस बना होता है ताकि वो ढके ना, है ना। दूसरा, कुछ आप स्लिप टाइप की होती है जिसके अंदर यहाँ बना होता है, यहाँ पर होता है। तो ये क्या हो गया? जो गटर पोजीशन होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो लेफ्ट में, ठीक है, और एक टॉप पर। बस लेफ्ट में और टॉप पर। कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 61 पर, NCF और NEP पर चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाई NEP 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए मुझे फटाफट। देखिए, जो इमारती ढांचा है वो अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक, अगर बच्चों को ज़रूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, अगर गैजेट्स हैं सभी यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की NEP बात नहीं करता है, बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि वो जो बढ़ावा नहीं दिया वो पूछा है। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, या बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, या द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर द यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे उतने ही ज़्यादा वो ब्रॉड माइंडेड होंगे। ठीक है, चीज़ों को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है द होलिस्टिक 360 डिग्री, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्ट बाई NEP 2020 प्रपोज किया समेटिव असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन स्किल या ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद द बेसिस ऑफ पेन पेपर टेस्ट या फिर इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट या और एंड पीयर असेसमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, दोनों चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, 360 डिग्री में, क्योंकि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो आपका फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में 5+3+3+4 जो है उसमें वो कौन से किस एज से किस एज तक आता है? तो इसमें आता है वो 3 से लेके 8 वर्ष तक का। ठीक है, ऑप्शन सी, 3 से लेके 8 वर्ष तक का बच्चा आता है फाउंडेशनल स्टेज में, क्योंकि 3 साल आपके आंगनवाड़ी में और 2 साल आके फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है प्रोफेसर यशपाल है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बहुत टाइम ले लिया आज। ठीक है, और जो एंड तक बने रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना। कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं 61 पर, NCF और NEP पर चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाई NEP 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए मुझे फटाफट। देखिए, जो इमारती ढांचा है वो अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक, अगर बच्चों को ज़रूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, अगर गैजेट्स हैं सभी यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की NEP बात नहीं करता है, बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि वो जो बढ़ावा नहीं दिया वो पूछा है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, या बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, या द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर द यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे उतने ही ज़्यादा वो ब्रॉड माइंडेड होंगे। ठीक है, चीज़ों को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है द होलिस्टिक 360 डिग्री, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्ट बाई NEP 2020 प्रपोज किया समेटिव असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन स्किल या ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद द बेसिस ऑफ
पेन पेपर टेस्ट या फिर इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट या और एंड पीयर असेसमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, दोनों चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, 360 डिग्री में, क्योंकि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो आपका फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में 5+3+3+4 जो है उसमें वो कौन से किस एज से किस एज तक आता है? तो इसमें आता है वो 3 से लेके 8 वर्ष तक का। ठीक है, ऑप्शन सी, 3 से लेके 8 वर्ष तक का बच्चा आता है फाउंडेशनल स्टेज में, क्योंकि 3 साल आपके आंगनवाड़ी में और 2 साल आके फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बहुत टाइम ले लिया आज। ठीक है, और जो एंड तक बने रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।